प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप? मैं कामना मिश्रा ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। और मेरे बगल में तशरीफ़ फरमा है एक बहुत ही महनीय शख्सियत, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की स्वामिनी आदरणीय डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया। इनकी खूबसूरती और उनकी मुस्कान पर मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी जो सभी ने सुना हुआ है, लेकिन इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। सुनिएगा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि गम, जी हाँ, सब कुछ है जीवन में। बहुत पढ़ी लिखी हैं, मेडिकल फील्ड से हैं। आपकी जो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, वो ट्यूबरकुलोसिस में जो महिला बंध्याकरण होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी, उस पर फोकस करने का है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं मेडिकल कॉलेज में, साहित्य साधिका हैं और आप छंद युक्त, छंद मुक्त, गद्य पद्य सब लिखती हैं। सभी विधाओं में आपका लेखन है। इनकी अपनी संस्था है काव्य कार्नर फाउंडेशन, जो कि साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। आप सही अर्थों में समाज सेविका हैं। ये जो आजकल फैशन चला है ना कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर दें और उसका दुनिया भर का प्रसार करके समाज सेवी हो जाएं। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया के कार्य सचमुच ऐसे हैं। इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में जाके बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत से काम किए हैं और उसको उतना प्रचार प्रसार भी नहीं दिया जितना होना चाहिए। लेकिन मैं मानती हूँ डॉक्टर साहब कि आज के समय में प्रचार प्रसार होना चाहिए। अब इनके व्यक्तित्व पे आते हैं। एक ऐसी लड़की जिसके बारे में शायद ये कह दिया गया था कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण कि 12वां भी पास कर ले तो बड़ी बात है जी, अगर मैं सही हूँ तो। जी, आपकी माताजी शिक्षिका हैं, आपके पिताजी भी उच्च शिक्षित हैं और वे भी कवि लेखक रहे हैं। आपके भाई साहब भी वैज्ञानिक हैं, आपकी तरह रिसर्च स्कॉलर हैं। आपने रिसर्च भी बहुत करी हुई है, रिसर्च पेपर्स भी आपके हैं। उस लड़की ने केवल मेडिकल फील्ड में ही ऊंचा होकर नहीं दिखाया, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट ही नहीं बनी, बल्कि बहुत अच्छी साहित्यकारा बनी, सब विधाएं सीखी और सामाजिक कार्यों में भी लगातार दिनों दिन आपकी तरक्की निरंतर अनवरत चल रही है। इस मेडिकल कंडीशन के साथ आप यहाँ तक आई जी, और वो मेडिकल कंडीशन दूसरे रूप में अभी भी उपस्थित है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसी वर्ष आप फिर से माता बनी हैं, आपका पुत्र हुआ है। बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत शुभाशीष बच्चे को, दोनों बच्चों को। 2 बच्चे हैं। वो डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी जी, आपको जान का खतरा था, यूट्रस बस्ट होने की बात मेरी खुद आपसे हुई थी, डॉक्टर्स ने कहा था, बहुत सबने प्रार्थना करी। और अभी भी आपकी उसके कारण, उस कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के कारण, मेडिकल कंडीशन के कारण अभी भी आप अंडर मेडिकेशन हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। इसके अलावा एक हृदय विदारक घटना आपके जीवन में घटी थी कि इनकी जो द्वितीय संतान, एक पुत्र था, उसका आकस्मिक निधन हो गया था। जी, मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूँगी कि इस साक्षात्कार को सचमुच में एक मोटिवेशनल है, ये प्रेरणादायक है इनका व्यक्तित्व। इसको ध्यान से देखें और सभी के साथ इसको शेयर करें कि आप सही मायने में ये जानेंगे कि विषम परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है। बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट का जीवंत उदाहरण हमारे सामने बैठी हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया। इनके बारे में बहुत कुछ कहने को है। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं पे बहुत अच्छे श्रेष्ठ पदों पे आप कार्यरत हैं और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ भी जिला उपाध्यक्ष हैं, नियुक्ति की गई है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, रिहाइश है आपकी वहीं पे। इतना कुछ है बोलने के लिए कि मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, वरना एक एपिसोड सिर्फ आपके लिए ही जाएगा क्योंकि उपलब्धियाँ इनकी इतनी हैं। डॉक्टर पूजा, मैं आप चाहती हूँ आपकी ज़बानी, आपकी कहानियाँ हैं। इतना आप मुस्कुरा रही हैं और अभी भी आप जूझ रही हैं मेडिकल कंडीशन से। पहले हम आपके बचपन पे जाते हैं। क्या था वो जब डॉक्टर्स ने और सबने कहा था कि ये लड़की 12वां पास भी नहीं कर सकती और आप एक साइंटिस्ट मेरे साथ बैठी हुई हैं, बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत से एक संवाद के लिए जो है यहाँ पर आमंत्रण दिया और मैं ट्रू मीडिया के महनीय पटल के माध्यम से, चैनल से मैं अपनी बात आपके समक्ष रख पा रही हूँ। स्वागत है आपका। कामना जी, हमेशा से मैंने एक बात अपने जीवन में बहुत आत्मसात की है कि अभाव में बहुत प्रभाव होता है। बिल्कुल। और बचपन से ही जब बहुत चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखने की मुझे एक हिम्मत रही। मैं जब पैदा हुई तो मेरी मदर को कैंसर था और मम्मा से डायरेक्ट मुझे लेके, क्योंकि वो इतना लेवल पे बढ़ चुका था कि माताजी तो आपकी अभी भी हैं, मैं मिल चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शी इज़ ऑल्सो अ फाइटर। तो उनसे मुझे लेके मेरी दादी को दे दिया गया कि अभी उनको तो हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, उनका सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी होगा, रेडियोथेरेपी होगा, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो बच्चे को आप देखेंगी।
तो शुरुआती 6 महीने जो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्वयं एक माँ हूँ, आप एक माँ हैं और लाखों माएँ इस इंटरव्यू को देख रही होंगी। तो उस वक्त मुझे मेरी दादी ने रखा, मामा की रेडियोथेरेपी हुई 38 बार, उनको जिसे कहते हैं कि प्रॉपर आम ज़बानी लैंग्वेज में बिजली लगना कहते हैं, तो वो सब हुआ। वहीं से शुरुआत मैं कहूँगी, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बहुत संजीदा रूप से देखने की आदत थी। कुछ थोड़े दिनों बाद पता चला कि मुझे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कुछ समस्याएं मुझे घेरती चली गई। और बचपन से ही जो है 9वीं क्लास से वो बिल्कुल प्रखर रूप से बाहर निकल कर आ गई। मैं डायग्नोज हुई, उसके बाद चलती चलती कई बार ये होता था कि मैं वॉक कर रही हूँ और गिर गई, कई बार पूरा ट्रे लेकर गिर पड़ी, इस तरह की चीज़ें होने लगी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था? जी बिल्कुल। तो इस तरह की जब चीज़ें होने लगी तो सर्वप्रथम तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज भी हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेके या किसी भी विषय को लेके अगर हम बात नहीं करना चाहते, हमें लगता है अच्छा मेंटल इशू है तो पागल है। आप भी समझ सकती हैं इस बात को। तो थोड़े दिन तक ये चलता रहा, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, इलाज शुरू हुआ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वो स्लीपिंग पिल्स देते होते थे, वो खा के और पूरा दिन सोना, और बस दोपहर में सुबह नाश्ते के बाद ठीक मुझे 2 गोली दे दी गई, मैं सो गई। तो वहीं से जब इलाज शुरू हुआ तो ब्रेकफास्ट के बाद एक गोली होती थी, उससे फिर बहुत नींद आती थी। 9th में थी और ये भी चिंता थी कि अगले वर्ष 10वीं हैं, बोर्ड की एग्जाम। और जी, और फिर दोपहर में उठाया गया कि चलिए उठो बेटा, खाना खा लो। मम्मी पापा की एक ये स्ट्रगल सिर्फ मेरा स्ट्रगल नहीं था, अगर मैं ये बात कहूँ, ये स्ट्रगल पूरे परिवार का स्ट्रगल। माता जी का कैंसर तब तक ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो चुका था। और आपका स्ट्रगल था? हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, पर ये था कि उनको शुरू से थोड़ा सा, देखिए कैंसर सर्वाइवर की लाइफ थोड़ी इतनी इजी नहीं होती, मैं समझ सकती हूँ। और लेकिन वो पूर्णतः ठीक थी। वो अभी भी बिल्कुल अच्छे से, और वो टीचर रिटायर्ड हुई हैं, और मेरे फादर खुद HOS रिटायर्ड हैं, एजुकेशन से ही दोनों हैं। और सरस्वती माँ की विशेष कृपा आपके परिवार पर है। जी। और आप पिता के बारे में बात कर रही थी, मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मेरे फादर भी जो हैं 25 से ऊपर किताबें लिख चुके हैं, अभी भी लेखन में पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने सौंप रखा है। तो इस तरीके से ये कार्य चल रहा था। तो इस तरह से बार बार उठाया जाता था, फिर खिलाया जाता था, फिर गोली देते थे, फिर सो जाती थी। इसी आधार पे ये कहा गया कि 12वां पास ये लड़की नहीं कर पाएगी। बिल्कुल नहीं कर पाएगी, और जिस थोड़ा देर चलती थी तो कहीं पे कुछ डिजीनेस आ गया, कुछ हो गया। तो आप बच्ची थी? बिल्कुल। तो उसमें भी आपके अंदर इतना फाइटिंग स्पिरिट था कि जिजीविषा प्रणम में है आपकी। आप यकीन नहीं करेंगी कामना जी, मैं एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा एग्ज़ाम है कल और मुझे ये दवाइयों से नींद आ रही है, तो उससे उबरने के लिए मैं रात को, सर्दियाँ थी, और मैंने बिल्कुल ठंडे पानी में जाके बकेट में अपना सर यूँ डाला एग्जाम की वजह से। हाँ, और पूरा बाल पूरा गीला हो गया। उसके बाद उसको अच्छे से कोम करके मैं आराम से बैठ गई कि अब पढ़ूंगी। मैंने पहुंचा नहीं। मतलब आपके आगे एक अच्छा खासा एक्सक्यूज था, जैसे बच्चे पढ़ाई से भागते हैं जी, कि एक अच्छा खासा एक्सक्यूज था कि एक मेडिकल कंडीशन भी थी जी। लेकिन आपने, हालांकि देखिए प्लीज दर्शक, मैं ये कह रही हूँ ये मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके जिजीविषा को प्रणाम करती हूँ। इसका मतलब आप शुरू से ही फाइटर रही हैं, क्योंकि एक 8th 9th की बच्ची कितनी बड़ी होती है। आप अभी भी युवा हैं और युवती हैं। देखिए जो लोग अपने, बहुत समय है जिनके पास बच्चे बड़े हो गए हैं, वो समय लगा रहे हैं, समझ आता है, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। पर आपके तो अभी खुद आप माँ बनी हैं और मेडिकल कंडीशंस चल रहे हैं, मतलब आप बचपन से ही फाइटिंग स्पिरिट आपके। इस बात को नोट कीजिए, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे आगे ये समस्या, वो समस्या, समय अभाव है, ये है, वो है, एक ऐसी लड़की आपके सामने बैठी हुई है जिसके आगे मेडिकल कंडीशन थी और बचपन से इतनी प्रेरणा थी उसे कि 9th के एग्जाम के लिए आपने सर के ऊपर ठंडा पानी डाला कि मुझे पेपर देना है। बिल्कुल। और वो जो मेडिकल कंडीशन थी जो आपने गलत साबित करी और आप साइंटिस्ट बनी, तो आपका जो कॉलेज लाइफ रहा उसमें भी आपको वो स्ट्रगल रहा। इसी तरह की मैं आपको बताना चाहूँगी कि ठीक है, मैं 10वीं में, आप यकीन नहीं करें, मेरे 10वीं में कंपार्टमेंट आई, क्योंकि मैं एक दिन पहले मैथ्स के पेपर में बहुत बीमार पड़ गई, भयंकर भी। मैं बिल्कुल यकीन करूँगी, क्योंकि आपके शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि 65 देशों के लोग, आगे और भी देशों के लोग देखेंगे, और जो चीज़ यहाँ मीडिया में आ जाती है वो परमानेंट हो जाती है। आने वाले आपकी पीढ़ियाँ देखेंगी कि हमारी दादी नानी कैसी थी। परिवार में ये विरासत देते हैं हम लोग अपने बच्चों को।
तो सुनिए आगे फिर। तो ठीक उसके बाद अच्छा 10वीं में मुझे यही था, मेरे फादर ने मुझे हमेशा से एक बात सिखाई कि 100 बार गिरोगे पर 100 बार उठना है। बिल्कुल। और प्रेरणा लो उस चींटी से कि जो 10 बार गिरती है 10 बार उठती है लेकिन हार नहीं मानती है। तो मुझे शुरू से था कि नहीं, मैं हार तो नहीं मान सकती, दैट्स नॉट पूजा। तो उसके बाद ठीक है चलिए, अब 10वीं में कंपार्टमेंट आई, पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, ठीक है दोबारा किया। उसके बाद 12th में भी पुनः एक बार इस तरह का चीज़। और साइंस साइड लिया आपने? बिल्कुल साइंस साइड, जहाँ प्रैक्टिकल्स हैं। और साइंस अपने आप में देखिए सबके बस का नहीं है चलाना। डॉक्टर बनने का सपना था और ये था कि नहीं हिम्मत नहीं है। देखिए जब कुछ आप पढ़ कैसे पाती थी इतना? देखिए मेडिकल साइंस हमेशा से एक डिफिकल्ट विषय रहा है। बिल्कुल। इंटेलिजेंस में मानती हूँ आपने इनहेरिट की होगी, लेकिन इतनी मेहनत करना और एक मेडिकल कंडीशन, आपने लाइफ को एंजॉय भी किया? मैं ये नहीं मान सकती कि मतलब मेरा एंजॉयमेंट उसी में था। आपका लक्ष्य था? मतलब मुझे उसी में आनंद आता था। जैसे कहते हैं ना कि आप एंजॉय किसे कहते हैं, ध्यान दें श्रोतागण, बच्चे विशेष रूप से, आप एंजॉय किसे कहते हैं? जब आप लक्ष्य बना लेते हैं आप उसी चीज को जीते हैं, आनंद वही है। बिल्कुल। और डॉक्टर बनी? बिल्कुल डॉक्टर बनी। और कह दिया गया था, मेरी दादी वगैरह सभी कहते थे कि क्यों, मेरे पापा को कहते थे क्यों ईश कुमार अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, लड़की से ना हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगी। और आज इस लड़की ने इतना कुछ किया है कि दुनिया देख रही है और आगे भी देखेगी। ये तो भी शुरुआत है। मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ, बस मेरा काम है। मेरे फादर ने हमेशा से एक बात बोली है कि तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना। बिल्कुल। आगे फल की इच्छा मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ वो लूप होल्स, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, पहले से ही सोच के। और डिलेमा। कामना जी, मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। मैं जब भी किसी काम के लिए जाती हूँ, बहुत से लोग पहले कहते हैं यार पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये जब आपके मन मस्तिष्क में जब ये प्रश्न या अपने मुंह से बोल देते हैं, एक डाउट आ जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क, वहीं रुक गए आप। तो आप ये मान लीजिए कि वो काम नहीं होगा। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि आप ये कहो ही मत होगा या नहीं होगा। होगा, कैसे नहीं होगा, मैं प्रयास करूंगी, एक बारी में नहीं होगा, चलिए दूसरी बारी में होगा, लेकिन होगा तो होना है। पूजा जी, आपके ये शब्द इतने बच्चों के लिए, इतने लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं है। आप देख रही हैं इसमें आत्महत्या का दर कितना बढ़ रहा है बच्चों के अंदर। बिल्कुल। ये अभी लेटेस्ट पेपर में आया है, कोटा नहीं में, अन्य जगहों की। सभी लोग ध्यान दें, ये भी विद्यार्थी रही हैं और किस तरह की बात कर रही हैं कि बिल्कुल होगा, और जीवन में उसी को लक्ष्य बना लें, उसी में आनंद पाएं। अच्छा, अब हम आपके वैवाहिक जीवन पे आते हैं। आपके पतिदेव का बहुत सहयोग रहा है और वे एमटेक हैं IIT खड़गपुर से, और बहुत अच्छे बरक विद्वानों का परिवार है आपका, सरस्वती की कृपा है आप पर। आपने जो भी कुछ विवाह के बाद जो उपलब्धियां आपने हासिल करी, आपकी मेडिकल कंडीशन भी थी, तो आपका क्या प्रेम विवाह है या कैसे है, और किस तरह वो सहयोग कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है, सब देख रहे हैं। और आप बहुत भाग्यशालिनी हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आप लगी रही इस चीज़ में तो आपको जीवन साथी भी ऐसा मिला है। आपके साहित्यिक कार्यक्रम हो, आपके सामाजिक कार्यक्रम हो और परिवार हो, जो भी स्थितियाँ आई उसमें आपके पति आपके साथ बराबर डट के खड़े रहते हैं। मैं तो उसी को प्रेम का स्वरूप मानती हूँ। ये आजकल जो छिछोरापन चल रहा है, मैं तो उसको बिल्कुल इश्क नहीं मानती। इश्क यही है जो जीवन साथी आपके सुख दुख में आपके संग खड़ा है। अब आप मुझे अपने पतिदेव के बारे में कुछ बताएं, और वो बताएं वो दुर्घटना जब आपके पुत्र का देहांत हुआ, कैसे आपने उससे झेला, कैसे मैं वहाँ तक जाऊँगी। मैं सिर्फ एक वाक्य आपको बताना चाहूँगी कि शायद बैचलर्स की बात थी, मैं देहरादून में पढ़ रही थी, और उसके ठीक बाद हुआ यूँ कि अचानक से 3rd ईयर में मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई, 2nd ईयर में इतनी कि डॉक्टर्स ने, जब पापा मुझे वहाँ लेने आए, डॉक्टर्स ने कहा आप उसको ले आइए, आप उसकी ज़िद के आगे मत करिए, क्योंकि आजकल ये मेडिकल साइंस में कभी नहीं हुआ है कि किसी ने इस डिसऑर्डर के साथ कोई पढ़ाई की हो। मतलब डॉक्टर्स के हिसाब से पढ़ाई छुड़वा के उन्होंने घर आने को कहा। नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। उनका कहना ये था कि ऐसे बच्चे एकेडमिक्स नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको वापस ले आइए, आप बेकार की जिद मत कीजिए। वो जिद्दी है, मैं समझ सकता हूँ, वो बच्चा है, पर आप जिद्दी ना बनिए। मैंने पापा से बोला, पापा ठीक है। अब पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, वो जो करना चाहती है वो करेगी। वो जो पहले पंख वो पिता ने दिए जी, पिता। और मैं जब वहाँ गई तो 2nd ईयर में यकीन माने कि मैं इतनी भयंकर हो गई बीमार कि मैं एक रात ऐसी जड़ हो गई थी कि आंधी आया, तूफान आया, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। पापा मुझे आए, 1 महीना वहाँ हम लोग वहीं पे रहे। उन्होंने एग्ज़ाम दिलवाए, एग्ज़ाम भी ऐसे कि मैं ऐसे बैठ के लिख रही हूँ और साइड में गिर गई हूँ।
अरे अरे गिर गई मैं समझ गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था इस आपको। तरह से चीज़ें हुई और उसके ठीक बाद उन्होंने बोला कि भाई पापा ने कहा कि ठीक है अभी सब सामान लेके हम वापस लौट आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं हो पाएगा। तो हम सारा सामान कामना जी देहरादून से बड़े मन तोड़ के वो सारा सामान ले आए। तो लेकिन मन में फिर भी रहता था अभी रिजल्ट आना है। एग्ज़ाम देने जाती थी पर मुझे ये नहीं पता किस चीज़ का एग्ज़ाम है। अब वहाँ जाके पता चलता था एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखे कि अच्छा इस चीज़ का एग्ज़ाम था आज, ठीक है। वहाँ 1 महीना बाहर रह के, हॉस्टल से बाहर रह के, पेरेंट्स के साथ रह के मैंने सारे पेपर्स दिए। और जब रिज़ल्ट आया, लोग यूनिवर्सिटी पे पहुँचे मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने जब वहाँ देखा कि तो मेरा लिस्ट में नाम था 72% मार्क्स बैचलर्स में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पूजा तुमने 72% मार्क्स अटेंड किया है, वापस आ जाओ। अच्छा वो 2 या 3 महीने का टाइम था मेरे पास जब मैं घर में थी। तो बस मैंने फ़ोन रखा और मैंने कहा पापा वापस। मैं आपकी जिजीविषा को प्रणाम करती हूँ। आपका जीवन इतना प्रेरणादायक है कि सरस्वती माँ की ऐसी कृपा और आपकी जिजीविषा जी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप उसका जीवंत उदाहरण है। फाइटर तो आप शुरू से रही हैं, फिर आपका सफ़र लगातार चला। अच्छा, आपके जो विवाह हुआ, मैं उस पर आना चाहूँगी कि आपके पति इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जानते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आती हूँ कि जब मेरी शादी की बात चली तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने पापा से बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं कॉटन की साड़ियाँ पहनूंगी और अच्छा सा एक बढ़िया सा लाइफ पहाड़ों में चली जाऊंगी। और ऐसे लोगों की शादी कहाँ कैसे होगी पापा, समाज सेवा करना चाहती थी। हाँ, मैं और एक बच्चे को अडॉप्ट करूंगी और मुझे अपना जीवन उसी तरह से दिखाई ऐसा आपने सोच लिया, पर आपको पता है जन्म मरण परण उसके हाथ में है। बिल्कुल। और पापा ने फिर भी कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स आजकल चल पड़ी हैं, शादी.com वगैरह, शादी.com, जीवनसाथी.com, तो वहाँ पर हम तुम्हारा एक प्रोफाइल डालते। मतलब आपका प्रेम विवाह नहीं था? नहीं, हमने जीवनसाथी.com पे डाला और वहाँ से जून में प्रदीप जी ने मुझे जो है इनिशिएट किया कि आप मुझे पसंद आई हैं, आपका प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक बार मुझसे मिल लीजिए। पसंद आप किसको नहीं आती होंगी? मैं तो ये सोचती हूँ शायद ही कोई हो जिसको आप पसंद, मुझे बहुत पसंद आई है, आपका व्यक्तित्व इतना खूबसूरत है। तो जी ये तो आपका प्रेम है। और तो मैंने उनसे कहा कि मैं पापा से बोल, पापा ये क्या पागल लड़का है, देखो ना इसको मैं पसंद आ रही हूँ, देखो अच्छा खासा IIT से पढ़ा हुआ है, इज इनटू गुड जॉब, हाईली एजुकेटेड है, एमटेक IIT से करना छोटी बात नहीं है। IIT रुड़की से पढ़ा हुआ, जिसने कोई डिग्री विदाउट IIT नहीं की। मैंने कहा इसको मैं क्यों पसंद, मैं तो अभी बैचलर्स ही करी हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अभी मास्टर्स भी नहीं हुआ, आई एम नॉट इनटू वर्किंग, तो इसको मैं क्यों पसंद आई हूँ। पापा कहते ठीक है तुमको मिलना है तो मिल लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। मैं ठीक है थोड़ा सा डिले होने दो, देखते हैं कितनी इनके मन में आस है कि मुझसे सच में मिलना चाहते हैं। मैंने उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया। ऐसे करते करते अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में जब उनका बार बार रिमाइंडर्स उसमें होते थे तो इनका बार बार आपका पिछले जन्म का नाता था। बात मैं 100 बात की, देखिए एक बात ये कहूंगी, इंसान जिस चीज से भागता है ना वो चीज होती है। आपने तो तय कर लिया था कि विवाह नहीं करना, पर विवाह और इतना अच्छा जीवन साथी। आज के समय में आपका जो विवाह है ना वो समाज के लिए एक प्रेरणा है। जहाँ लोग सो कॉल्ड प्रेम विवाह कर रहे हैं, शादियां टिक नहीं रही है, ये गंभीर समस्या समाज में खड़ी है। देखिए जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका चाहे साहित्यिक सहयोग रहा हो, चाहे सामाजिक समाज सेवा रही हो, सामाजिक कार्य रहो, हर एक में आपके पतिदेव का आपको सहयोग रहता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, तो मैं बिल्कुल एक दूसरे के लिए आप लोग बने हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपकी समाज सेवा है ये निरंतर आपकी चली, निरंतर। अब उस दुर्घटना पर हम आते हैं। एक सुखी ग्रस्त जीवन आपका रहा, जो आपने अपने बेटे को, पुत्र को खोया, हालांकि ईश्वर ने उसको वापस भेजा आपके पास, आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं। वो क्या दुर्घटना थी और आप पति पत्नी ने, क्योंकि किसी को अंदाज़ा तो आपने होने नहीं दिया, बाहर की दुनिया में जैसे मैं भी नहीं जानती थी, आपके सामाजिक और साहित्यिक कार्य भी निरंतर चल रहे थे। साहित्य में जो विधा आपने सीखी, शिल्प, ये इतनी सारी समस्याओं के साथ और जिम्मेदारियों के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, समय कैसे निकला, कैसे साहित्य साधना की और उस दुर्घटना से कैसे आप लोग जूझे? मैं बिल्कुल बताऊंगी। और मैं जो आपने पहला प्रश्न किया था उसका जो उत्तर था वो उस वक्त मैंने नहीं दिया था कि उनको पता था या नहीं पता था शादी से पहले। तो उनको मैंने शादी से पहले, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते की जो नींव थी वो झूठ पे नहीं रखना चाहती, आपने सच बता दिया। मैंने बोला कि मुझे इस तरह से एक डिसऑर्डर है और इस तरीके से शायद ऐसा हो सकता है कि आजीवन मुझे दवाई खानी हो और इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्हें आपकी सच्चाई बहुत, वो उसी पे फिदा हो गए। जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरे साथ ओके है और इस तरह से अगर ईश्वर ने हमें मिलाया है तो इस तरीके से हमारी शादी नवंबर में वो मुझे देखने हैं और दिसंबर में मेरी शादी हो गई। बहुत बहुत अच्छा लगा ये प्रकरण जान के। और आपकी शादी समाज के लिए एक आदर्श जी है।
तो और तब का है और आज का कि वो एक एक क्षण जानते थे कि पूजा के साथ इतनी सारी समस्याएं हैं, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी समस्याएं भी, जैसे तुम मेरी हो, तुम्हारी समस्याएं भी मेरी हैं, तो इसके लिए कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरा सब कुछ मेरा हो गया। हाँ, तो वही है। और उसके बाद अब देखिए, अब निरंतर अब 14 साल हो गए हैं हमें साथ में, और ये बात होती है कि देखिए आपने जैसे कहा प्रेम के लिए बहुत सारे, आप ये देखिए आजकल कैसा कैसा माहौल चल रहा है, लेकिन आजकल लोगों को प्रेम नहीं आता है। देखो सीधी सी बात में मोटे तौर पे कह रही, वो प्रेम नहीं है, इश्क जो है ना उसको पता नहीं किसको लोग बोल रहे हैं, प्रेम ये है। प्रदीप जी ने मुझसे एक बात हमेशा कही कि आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई शाहरुख खान हूँ और मैं बाहें फैला के ऐसे आपको गाना गाते हुए मिलूंगा कहीं, लेकिन हाँ आप मेरी केयर में प्रेम ढूंढ सकते हैं, आप मेरे समर्पण में प्रेम ढूंढिएगा। तो जो सहयोग वो कर रहे हैं वो प्रेम है, सुख दुख में आप लोग साथ तो खड़े क्योंकि हैं। मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट रही, तो ये मेरे साथ ईश्वर कहते हैं ना कि वो बैलेंस कर देता है, हाँ, अपोजिट्स अट्रैक्ट, हाँ, साइंस का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो वो हर एक चीज में कि पूजा क्या चाहती है, पूजा क्या सोच रही है, पूजा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहती है, वो मुझसे पहले शायद समझ जाने वाले एक जो भावना उनमें है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कामना जी, बिसाइड्स जैसे कि अभी बहुत सारी बातें हम कर रहे थे कि इतनी दिक्कतें, वो दिक्कतें, मैं आज भी एक बात बहुत मुखर होकर कहती हूँ कि अगर एक पलड़े में मेरे जीवन के सारे पीड़ाएं, सारे दुख रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में अगर प्रदीप को बिठाया जाए, तो आज भी प्रदीप भारी है। ये ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है आप पर। तो प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि इसी प्रेम के कारण आप इतना हंस मुस्कुरा रही हैं, जो कि आप लोग सभी कार्य कर रहे हैं, पर जीवन में दुर्घटना भी आई। देखो ईश्वर कुछ ना कुछ सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, उससे आपने कैसे एक भी दिन जो है, मैं आपसे कहूँ कि मैं जब से होश संभाला है, या मैं बचपन से लेके आज तक भी, अब तक भी मेरे एक भी दिन सामान्य नहीं है। अच्छा, जैसे आप लोगों नॉर्मल लोगों को हम देखते हैं कि ठीक है एक दिन अच्छा कहीं एंजॉय, आप सामान्य से बढ़कर हैं। हाँ, एक भी दिन सामान्य आराम से नहीं गुजरा। हर एक क्षण एक मैं कहूँ कि मेरे लिए संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को मैं हंसते हुए आप लगातार इस जीवन रण में डटी हुई हैं किसी योद्धा की तरह, क्योंकि आप भी झांसी की रानी हैं। बिल्कुल मैं कहूँगी, देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे अनकही कहानियाँ रह जाती हैं जो लोगों के सामने नहीं आती। आपकी कहानी भी वैसी कहानी है जिसको, देखिए असली मायने में मैं ये कहती हूँ, सेलिब्रिटी तो आप लोग हैं जो आपका जीवन प्रेरणा दे। सेलिब्रिटी हमारे यहाँ कुछ है कि भाई बॉलीवुड ही है या कुछ ऐसा नहीं है भाई, सेलिब्रिटी आप लोग भी हैं। अब आप अपनी साहित्य साधना के विषय में कुछ बताएं। और आप वो किस्सा पूछ रही थी जी, तो बेटे के बारे में हमें पता चला कि उसको कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया है, और किन्हीं कारणों से प्रदीप उस समय यहाँ नहीं थे, वो कोरिया गए हुए थे, और मुझे फिर अंत में ये लास्ट का जो समय था वो अकेले देखना था कि अब उनको मुझ में डॉक्टर्स की एक पैनल भी बनाया, सब कुछ बनाया, और हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो हम बच्चे को बचा सकें। पर कोई डिसऑर्डर था उसको, हाँ, जो नाम आपने मेडिकल टर्म ली, हर्निया था उसको, एक छोटा सा डायफ्राम में हर्निया था, जिसकी वजह से उसके नीचे के ऑर्गन्स थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो गए। कितने वर्ष का था बच्चा? नहीं, वो तभी हुआ था। और ये था कि मेरे लिए इजी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है, जिसके अंतर्गत मुझे मेरा खून जम जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मुझे डेली अपने आप को हेपारिन के शॉट्स देने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। अभी भी? हर रोज नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेरे लिए जो समय होता है प्रेगनेंसी, क्योंकि हम 8 साल काफी पेनफुल रहता है। बिल्कुल, 8 साल तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि मुझे ऐसी कोई समस्या है। बार बार कंसेप्शन होता था, फिर नहीं कुछ नहीं होता था, मिसकैरेजेस हो जाते थे, तो हम लोग बड़े समस्या में थे। फिर लोग नहीं समझते इन बातों को, बहुत सारे नहीं। देखिए मुझे भी बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं कि आप इतनी सारी समस्याओं से जूझते हुए, कि बहुत असामान्य, मतलब वैसे ठीक है कि गर्भावस्था होती ही बहुत मुश्किल है, बट आपको एक्स्ट्रा समस्याएं रही। बिल्कुल। और आप उस फिर भी आपका साहित्यिक जीवन भी चलता रहा, समाज सेवा भी चलती रही। आप ये मानिए कि 8 साल जब हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल बात क्या है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों हमें बार बार कंसेप्शंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिसकैरेजेस हो जाते हैं। फिर हमने सब गंगाराम में टेस्ट कराए, तो मालूम चला कि अच्छा भी मुझे कुछ मेरा खून गाढ़ा है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो और गाढ़ा हो जाता है। जो अच्छा, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो मेडिकल फील्ड में तो आपसे तो कोई चीज़ छुपाई भी नहीं जा सकती, आप तो अपनी रिपोर्ट्स खुद ही पढ़ लेती होंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये सब के बावजूद भी, ये प्रेगनेंसी डिलीवरी अभी आपका जो पुत्र हुआ है, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड था, तो फिर भी आपने ये कदम उठाया? सेकेंड बारी में जब द्वितीय पुत्र हुआ था, तो मेरा यूट्रस बर्स्ट हो गया था, रप्चर हो गया था, जिसमें मुझे बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। 3 घंटे का लंबा ऑपरेशन चला,
तो उन्होंने किसी तरह मुझे वो मेंड करके जो एक और आप ये सब बातें जानती हैं? बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। आपके ऊपर मतलब असर नहीं होता इन बातों का? मैं देखिए एक बात मानती हूँ कि मैं ईश्वर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट हूँ और उसने मेरे जीवन में परीक्षाएं इसलिए थोड़ी ज़्यादा रखी हैं। और वो मुझसे देखिए कभी कभार बार बार कोई चीज़ ले भी लेता है कि नहीं ये तुम्हें ज़िद नहीं करनी है, वो मेरी परीक्षाएं लेता है कि तुम्हें ज़िद नहीं करनी है, अगर तुम सच्ची में डिज़र्व करती हो तो तुम्हें मिल जाएगा, ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता इन बातों पर ध्यान दें। इस तरह की मेडिकल कंडीशन के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी डिलीवरी के बावजूद मैं कैसे आपसे कहूँ कि किस तरह आप सामाजिक कार्य मतलब मन से करती हैं जो भी करती हैं, और साहित्य के विषय में थोड़ा बताएं, ये रुझान कैसे आया? मैं बताना चाहूँगी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों के चलते कई बारी आपने कहा मैं मंच संचालिका हूँ, मैं 4-4 घंटे मंच पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन कई बार उस दौरान भी बीच में क्योंकि 3-4 से ऊपर मेरी सर्जरीज हो चुकी हैं, मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं, बचपन से बीमार रही हूँ तो अंदर से दवाइयाँ खा के इतनी खोखली भी हो चुकी हूँ, कई बार बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो कई बार वहाँ पे बीच मंच पे भी कई बार हाथ डगमग करने लगते हैं, तो उस वक्त प्रदीप कहीं कोने में कहीं खड़े होते हैं तो एक इशारा मेरा चलता है और उधर से एक चॉकलेट आ जाती है, कुछ आ जाता है, शुगर कम हो गई, ये हो गया। बट बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स कि मुझे सिर्फ ये मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत कुछ करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ सकारात्मक करना है समाज के लिए। मैं ऐसे नहीं, मैं कामना जी अपना जीवन इस तरीके से जी रही हूँ कि मुझे नहीं पता कल है या नहीं, मुझे नहीं पता, तो मुझे जो करना है वो मुझे आज करना है, आज करना है, मुझे नहीं कल का इंतजार है। मैं सब गुस्सा भी करते हैं, बड़े बड़े कवि, मैं कहूँ विष्णु दादा हैं, विष्णु सक्सेना जी, कुमार विश्वास जी से आपकी बहुत अच्छी पारिवारिक मित्रता है। बिल्कुल, कुमार विश्वास जी हैं, कीर्ति दीदी हैं, सभी मुझसे कहते हैं कि पूजा तुम तो तुम हो, तुम क्या करती? मैं खुद ये कह रही हूँ कि मैं समस्त मानव जाति की ओर से, मैं भारतवासियों या मातृशक्ति की बात करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जिजीविषा इसी को कहते हैं। इसके बाद आपकी साहित्य साधना भी अनवरत जारी है, आप अपने संस्था का वार्षिक उत्सव भी करने जा रही हैं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और उसमें सुना है बहुत महान विभूतियाँ आ रही हैं, कुछ सेलिब्रिटीज फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा सामाजिक दायरा आपने बनाया। अब थोड़ा सा साहित्य के बारे में बात करेंगे, ये रुझान कैसे आया और विधाएं आपने कहाँ से, पिताजी से सीखी या स्वयं? नहीं, स्वयं सीखी। मेरे पापा छंदमुक्त और ज़्यादातर आर्टिकल्स वगैरह में ज़्यादा है, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं तो हमेशा से इंग्लिश में भी ज़्यादा लिखते थे और हिंदी में भी लिखते थे। बट ये था कि जब मैं यहाँ पर आई और आज से 6-7 साल पहले जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू की बेसिकली, तो मुझे लगा कि अच्छा पहले तो मुक्त ही कविताएं लिखती थी जिनमें गूढ़ संदेश होता था, तो फिर उसके बाद जब देखा कि लेखन का शौक था बचपन से? बिल्कुल, 10वीं कक्षा से। मतलब आपने पढ़ाई लिखाई दिल से की है? क्योंकि देखिए लिख कोई भी ऐसे नहीं सकता है, 10वीं से। हाँ। कोई भी इंसान ऐसे नहीं लिख सकता है, ये अंदर से होता है। बिल्कुल। और जैसे इंग्लिश के प्रोफेसर पापा रहे हैं और आप डॉक्टर हैं, तो सब इंग्लिश मीडियम में ही चला, पर हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी। 10वीं कक्षा से मैंने सिर्फ 10वीं कक्षा तक मैंने हिंदी पढ़ी और उसके बाद में 3-4 साल चेन्नई भी रही, तो वहाँ तो हिंदी का प्रश्न ही नहीं उठता। आप जब मेडिकल एजुकेशन में 14 साल मैंने मेडिकल फील्ड में भी प्रश्न नहीं उठता, सब ऑन एंड ऑन इंग्लिश है। 14 वर्ष जब आप किसी मेडिकल फील्ड में होते हैं तो वहाँ पर भी आप हिंदी का एक शब्द भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो लेकिन जब मुझे लगन, क्योंकि मैं हूँ कि थोड़ा नहीं, बिल्कुल आप हटकर हैं, आप ईश्वर की फेवरेट चाइल्ड हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा ये छंद मुक्त तो ठीक है, अभिव्यक्ति की एक भाषा है और हम बहुत सारी मैंने शिल्प और व्याकरण स्वयं सीखने की इच्छा थी। बिल्कुल, मैंने कहा कि नहीं मुझे सीखना है, ऐसा क्या है जो इंसान व्यक्तिगत ठान नहीं कर सकता। तो मतलब आप जिद्दी हैं, जिद्दी, लेकिन आपकी सही चीजों के लिए जिद रहती है। बिल्कुल, बहुत तो जिद रखिए, पर अच्छी बातों के लिए रखिए, कुछ आपके जीवन में लक्ष्य हैं इतने सारे। तो फिर मैंने रात जाग कर स्वयं से व्याकरण सीखी, पुस्तकें पढ़ी, कुछ नेट से देखा। मतलब कोई गुरु नहीं है आपके, आपने स्वयं सीखा है? मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आई तो साहित्य जगत में भी बहुत सारे समय कैसे मिला आपको? दिन का काम समाज सेवा के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और बाकी कामों के लिए। और समाज सेवा का भाव तो शुरू से था। बिल्कुल। और आपकी संस्था तो बहुत काम कर रही है, मैंने देखा झुग्गी झोपड़ियों में लड़कियों औरतों के लिए फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भी आपका है। मैंने भी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी, उसमें भी आपका सहयोग रहा था, पूरी उपस्थिति रही थी। आपकी मेडिकल कंडीशन थी, मुझे भी आपने अंदाजा नहीं होने दिया, मतलब इतना हंसती मुस्कुराती हैं कि मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ। तो आपके जीवन से बहुत प्रेरणा ली जा सकती है, ली जानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के अपने श्रोताओं से ये विनती कर रही हूँ कि इस साक्षात्कार को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस बात से प्रेरित हो जाए। जी। बहुत सारे लोग, आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, आत्महत्या बहुत बढ़ रही है, ऐसे में आपका व्यक्तित्व
पता नहीं कितने लोगों को जीवन देगा, जीवन दान देगा। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात, जैसे समाज सेवा की आपने बात करी, तो मैं जब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तब बेटा था द्वितीय वाला, तो मुझे लगा कि नहीं, वो मुझे कुछ एक चीज़, मुझे उस वक्त इंसाइट आया कि नहीं, मुझे गंगानिया ट्रस्ट पहले हमारा चलता था, भाई और मैं दोनों मिलके हम लोग मेडिकल के ही कैंप्स लगाया करते थे। अच्छा। फ्री में गुरुद्वारे के बाहर निशुल्क सेवाएं देते थे, समाज सेवा मेडिकल के थ्रू था। तो उसका नाम जो था काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को, जिसे आप जानते हैं आज, उसका नाम पहले गंगानिया ट्रस्ट था। अच्छा। तो उसके बाद हमने कहा कि मुझे उस दौरान ये आया कि नहीं पूजा, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें और थोड़ा सा ना इसका जो हॉरिजन है वो बढ़ाना चाहिए, साहित्य में भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि साहित्य अपने आप में चेतना जगाने आपने समाज और साहित्य, देखिए साहित्य तो समाज का ही आईना है। बिल्कुल। आपने दोनों चीज़ों को जोड़ा। बिल्कुल। और समाज सेवा आप अपनी जेब से खर्च करके, इधर उधर से फंड के बजाय आप बहुत बहुत काम करती हैं, और बहुत लोग आपके साथ जुड़े भी हुए हैं। मैं स्वयं सोशल मीडिया पे देखूं, पर उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग सही मायने में सामाजिक कार्यकर्ता हैं। काम क्या हो रहा है ना, मैं देखती हूँ जितना कि आप भी इस बात से बिल्कुल आप इसको एग्री करेंगे कि मैं देखती हूँ कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं चल रही हैं, उन्होंने एक फैशन बन गया है कि उन्होंने उसके साथ सामाजिक सांस्कृतिक एक फैशन है। आप ठीक कह रही हैं, चाहे काम ना हो रहा हो। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई आज तक आपने क्या सामाजिक कार्य किया, तो वो उसके नाम पे उनके पास कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा आपको मैं अंदर की बात बताना चाहूंगी। बहुत सारे साहित्य के भी लोग हैं जो मुझे संपर्क करते हैं कि पूजा जी हमारे कई कुछ कनेक्शंस हैं जिनके माध्यम से हमें कुछ काम मिल रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है, लेकिन हमारी संस्था ना तो एलिजिबल है, ना हमें उसका आइडिया है, ना हम पब्लिक के बीच में जाके, आवाम के बीच में जाके काम करते हैं। तो क्या आप हमारी ये मदद कर सकती हैं कि कागज उसमें आपके लग जाएं और आप उस काम को ले लो उसमें। देखिए मेरा मुद्दा ये है, मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आटे में नमक जितना भी कोई झोल करने का जीवन में कभी सोचा नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़, मैं अगर ये मानती हूँ कि काव्य कॉर्नर फाउंडेशन मेरा वो मझला बच्चा है जिसे मुझे बहुत आदर्शवादी मूल्यों के साथ उसको बड़ा करना है, और मैं कर रही हूँ। मैंने हमेशा प्रदीप से यही बोला कि आपके लिए किसी और लोग, आप संस्था अकेले नहीं चलाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े रहते हैं। आज कोई मेरा साथ दे रहा है, कल कोई नहीं भी देगा, लेकिन मैं माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है, मुझे इसे ग्रो करना है। तो मैं चाहे डेथ बेड पे हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, काव्य कॉर्नर जैसे मेरी बाकी दोनों बच्चे, जो बेटा भी प्रांश हुआ है और जो मेरी गुड़िया है 5 साल की गुड़िया है मेरी, जिस तरह मैं उनका लालन पालन कर रही हूँ, तरह इस संस्था मैं इस संस्था को, मैं इसमें, तो आपने तो हर काम इसी तरह से किया है ना? बिल्कुल दिल से। देखिए मैंने अपनी लाइफ में एक फंडा बचपन से बना लिया था, जो काम करूंगी तो रज के करूंगी, जीवन का मूल मंत्र है बिल्कुल, पूरा आप अपना 100% उसमें ईमानदारी। आप लोग सुन रहे हैं, जीवन में जो भी कुछ करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है, लक्ष्य निर्धारित करके रखना है, और बिल्कुल नकारात्मकता को आसपास नहीं फटकने देना है। जीवंत उदाहरण आपके सामने है, और बहुत सी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जिनमें आप अलग अलग पदों पर हैं आसीन। मैं पहले लेके बैठी थी मोबाइल, लेकिन मैंने कहा फिर मैं ही बोलती रहूंगी आपके बारे में। तो उन पदों पे जाकर भी आप कार्यरत हैं। इतना ये 24 घंटे ही सबके पास हैं, आप कहाँ से समय निकालती हैं? ये प्रश्न मेरी टीम ने भी मुझसे कहा। मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताइए, आपके पास कितने घंटे? वही 24 घंटे सबके तो पास। कहा कि 24 घंटे। मैंने कहा एक बार पुनः सोच लो। हाँ, तो उन्होंने कहा 24 घंटे हैं मैम। मैंने कहा और सोच लो। उन्होंने कहा 24 घंटे। मैंने कहा नहीं, 24 घंटे तुम्हारे, 24 घंटे तुम्हारे, 24 घंटे तुम्हारे। अगर हम 4 लोग हैं तो कितने घंटे हो गए? तो उन्होंने कहा 48 का दुगना कि आपसे कोई नहीं जीत सकता। आपके चेहरे पर इतना नूर है, जो कुछ आप कह रही हैं, क्या आपको एक बार भी देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई भी मेडिकल स्थिति रही होगी या जीवन इतना कठिनतम, विषमतम से विषम रहा होगा, फिर भी इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अब तो काफी गम बता दिया, लेकिन मैं गम नहीं मानती इसे। अच्छा, आपने एक प्रश्न मुझसे किया था जिसका सवाल बीच में रह गया था कि जब ये बेटा जो 3rd है, कहीं ना कहीं पता है 3 वर्षों में मैंने खूब काम किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन मैंने बेटे को खोया उस दिन मैं शाम को कह रही थी कि मेरे को मेरी एक मेडिकल की बुक आनी है। प्रदीप मेरा हाथ पकड़ के घूम रहे थे हॉस्पिटल में, और आपने किताबें भी 6 लिखी हैं, वो भी किताबें 3, और वो मुझे सांत्वना दे रहे थे कि पूजा कोई बात नहीं, ऐसा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैंने
हर रोज अपने आप को बिल्कुल, इंजेक्शन बिल्कुल, लगाया बिल्कुल, मैंने, लेकिन उसके बावजूद इतनी पीड़ा के बाद शाम को मैं उनसे कह रही थी कि देखो मुझे ना एक ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है और ये बुक पूरी करनी है और ये मेरा मेडिकल का भी ये काम वाला जो मेरी ट्यूबरक्लोसिस के कुछ पेपर्स हैं पेंडिंग वो करने हैं। वो मेरा चेहरा ऐसे देख रहे थे कि तुम मैं भी ऐसे ही देख रही हूँ आपका छोटी चेहरा, छोटी बात पे जो लड़की रो पड़ती जिस है दुर्घटना में। और मुझे ऐसा लगता है पूजा जी कि जब बहुत ज़्यादा स्थितियां विषम हो जाती हैं, जब इतनी बड़ी दुर्घटना, या तो इंसान डूब जाता है या वो तैरना सीख जाता है। आप उभरने वालों में से हैं। मैंने उस वक्त एक ही बात कही कि देखो अभी सही समय नहीं था, ईश्वर ने दिया, हमने उसे लाया, वो मुझे छू के चला गया, लेकिन उसको लौटना है। वो लौटा, वो लौटेगा, मुझे विश्वास था 100%। इसीलिए इतनी जबरदस्त मेडिकल कंडीशन होने के बाद भी आपकी डिलीवरी फिर से। और आप देखिए जब मैं घर पहुंची तो मदर इन लॉ बहुत बहुत डिसहार्टन थी, वो बहुत बार बार बेहोश हो रही थी, रो रही थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि मम्मी एक बात बताइए आप, जब वो आपको बहुत सारे सुख देता है तो वो दुख भी देता है। जब वो आपको सुख देता है कि आप उसको हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुमने मुझे इतना सक्षम बनाया, मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, दाल रोटी अच्छी चल रही है, क्या आपने उन्हें थैंक यू बोला? कह रही बेटा हाँ, वो बिल्कुल, लेकिन धन्यवाद आज ज्ञापित अगर उसने करना एक चीज दी जो उसी की थी उसने ले ली और उसने वापस मतलब ये निर्णय आपका था, जो तृतीय गर्भावस्था जो आपकी थी, आपने गर्भधान किया, इतने कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद आपने ये रिस्क मुझे उठाया। लग गया था। देखिए मैंने भंडारा किया, 300 बच्चों को उस दिन मैंने खाना खिलाया सड़क पे। उसी दिन मुझे लग गया अचानक कि बेटा लौटेगा, लौट रहा है। सितंबर 3 की बात है ये, मैंने कहा लौट रहा है। और आपकी अभी भी दवाई चल रही है और बिना कामना जी, बिना किसी प्रेगनेंसी टेस्ट के, बिना किसी चीज के अंदर से, क्योंकि जब बेटा गया था तो मैं, वो कहते हैं ना इंद्रियां जागृत हो जाना, मुझे पता था कि उसके जाना है, कौन उसको किन कपड़ों में लेके आपको आभास हो गया था, मुझे सब दिख गया था कि बेटा जाएगा। और ये जो बच्चा आपके ऊपर, देखिए ईश्वर की विशेष कृपा है, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से, आपका साहित्यिक कार्य हो, मेडिकल फील्ड जिसमें आप हैं वो हो, आपका स्वयं की जो स्वास्थ्य समस्या है उससे आपका लड़ना हो, उसका आप रण चल रहा है आपका, अभी भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, मुझे पता है डिलीवरी के कारण, लेकिन आप हर चीज़ कर पा रही हैं इसी 24 घंटे में से, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके जैसे व्यक्ति, आपके जैसे लोग जिन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, लक्ष्मी की भी कृपा है आप पर, सरस्वती की भी कृपा है, वो जो करते हैं पूरे मन से करते हैं, क्योंकि आपने ये कहा ना, मैं ऐसे जीती हूँ कि जो है आज है, कल हो ना हो। बिल्कुल। तो ये फिल्मों के हमने नाम बनाए हुए हैं, लेकिन आप देखिए मेरे सामने एक जीवंत उदाहरण बैठी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी। बहुत छोटी आयु की हैं और बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, इस तरह मुस्कुरा रही हैं। कहीं आपने देखा, एक बार भी मैं नहीं देख पा रही इंटरव्यू में, क्या आपको दिखा कि इनके चेहरे पे कोई चिंता की रेखाएं आई हों? साहित्य साधना अनवरत जारी है और बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अग्रिम शुभकामनाएं, आपके वार्षिक उत्सव 7वां होने जा रहा है काव्य कॉर्नर। मैं चाह रही हूँ कि मेरी ईश्वर से ये कामना है कि आपको ईश्वर बहुत लंबी आयु दे, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस समाज को बहुत आवश्यकता है। एक तो आपका विवाह एक आदर्श विवाह है, आप जो गंगानिया दंपत्ति हैं, आपने प्रेम का जो है पूरा उदाहरण समाज में स्थापित किया है। आजकल ये जो विवाहेतर संबंध हो रहे हैं, इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, ऐसे समाज में ऐसे भी लोग हैं। और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को, जैसे भी आपने कहा गंगानिया दंपति, यहाँ से मुझे वो याद आया। देखिए कई बार क्या होता है कामना जी, आप इस बात से ना बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि जिस तरह की आपका व्यक्तित्व है, आप सच में खुश होंगी कि गंगानिया, जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये था कि अच्छा मुझे नाम बदलना होगा किसी भी लड़की के लिए। देखिए एक लड़की 24 साल 25 साल अपने पिता के शरण के साथ जीती है, उससे अपनी पहचान बनाती है, और अचानक से एक रोज उसकी शादी होती है, सरनेम चेंज हो जाता है। तो मैंने पापा से कहा नहीं ये गंगानिया तो रहेगा। गंगानिया मेरे फादर है, पहचान है आपकी, मेरे फादर गंगानिया हैं, ईश कुमार गंगानिया। तो मैंने उनसे कहा कि गंगानिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी, और प्रदीप भी मेरा बहुत एक मेरा हिस्सा है, जीवन साथी। तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रदीप दोनों सरनेम, हाँ, सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया। तो अब मैं ऐसा करती कि पूजा गंगानिया सिंह, तो वो तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो आपने इस तरह बनाया, और बकायदा मैंने कोर्ट से गैजेट कराया। अच्छा, बिल्कुल अपने नाम को, हाँ बिल्कुल, मैंने ऑफिशियली आधार कार्ड में और सब में, बिल्कुल आधार में, मैंने अपने पासपोर्ट में, हर जगह, इवन टैटू में PS गंगानिया, पूजा सिंह गंगानिया, ताकि ये पुख्ता हो जाए
कि एक बेटी चाहे तो देखिए आज के समाज में ये भी एक मेरे को एक मैसेज भी देना था। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी 2 पुत्रियां हो गई, अब क्या होगा, नाम मेरा आगे कैसे मेरा बढ़ेगा? नाम कैसे चलेगा? तो पिता का नाम आपने लेगेसी को आगे बढ़ाया। अब आप ये देखिए कि आज ज्यादा लोग जो मुझे साहित्य समाज में जानते हैं या मैं पॉलिटिकल में जानते हैं या मुझे गंगानिया सरनेम से ही जानते हैं। वो गंगानिया का क्या चल रहा है आजकल, तो गंगानिया से पिता का लेगेसी, पिता की लेगेसी। तो गंगानिया भी है। देखिए आपके जीवन से बहुत सी प्रेरणाएं ली जा सकती हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी लड़की जब आगे बढ़ती है उसको पंख मिलते हैं तो पिता का बहुत, हमारा देखिए वो कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर पिता का सहयोग बेटी को मिलता है तो बेटी डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया बनती है। फिर भाई आपके वैज्ञानिक है, पूरा सहयोग उनका ना, समाज सेवा आप लोगों ने करी। पुरुष और स्त्री दोनों समाज की इकाई होती है। मैं अपने हर साक्षात्कार में कहती हूँ कि पुरुष के बिना स्त्री ऐसे अधूरी है। अब आप देखें आपके पति का भी पूरा सहयोग है। तो इसी साक्षात्कार के साथ बहुत लंबी बातचीत हो गई है। हम आपका फिर कभी साक्षात्कार लेंगे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी बहुत सारी और उपलब्धियाँ हों और भविष्य में फिर मैं भी आपका साक्षात्कार लूँ और बहुत सभी चैनल्स पे आपका साक्षात्कार है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत प्रेरणादायक आपका जीवन है। और अपने सभी मित्रों को मैं प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया को धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश प्रजापति जी और ट्रू मीडिया चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अवसर देते हैं मुझे भी ऐसे महने व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेने के लिए। पूरा साक्षात्कार देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साक्षात्कार को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से कुछ कहने का अवसर दिया। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।